नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो लास्ट चैप्टर हमारा है उसके बारे में। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 का है लास्ट चैप्टर यूटी का, डिसकंटिन्यूटी एंड देन ओरिजिन एंड टाइप्स। पहले तो हम लोग ये मगजमारी क्यों कर रहे हैं, एनडीटी टेस्ट हम कर रहे हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रहे हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब मटेरियल को बिना तोड़े हमको पता करना है कि भाई हमारा कुछ इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है, या तो कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है। वो करने के लिए पहले तो डिसकंटिन्यूटी क्या है वो तो हमको पता चलना चाहिए। डिसकंटिन्यूटी अगर हमको पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी की वजह से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी है क्या और कितने टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी आते हैं। जनरली बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई जब मोल्डिंग होता है, कास्टिंग होता है, उसका भी यूटी करने जाते हैं। कुछ लोग हैं वो शटडाउन में भी यूटी करने जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फैब्रिकेशन, जो प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजर, कॉलम वगैरह बनता है वहां पे भी एनडीटी या यूटी करने जाते हैं। तो ये सब चीज का कैसे डिवाइडेशन होता है, डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स की है, वो पूरा का पूरा डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल अल्ट्रासोनिक टेस्ट में हमने इतने सारे चैप्टर का डिस्कस किया। एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, एनडीटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का क्या ड्यूटी है उसके बारे में पूरा डेप्थ में समझे हम। कितने टाइप की एग्जाम आती है वो भी पूरा डेप्थ में समझे। लेवल 1, लेवल 2 का एग्जाम कैसा होता है उसके बारे में भी हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। और लेवल 3 का भी कैसे एग्जाम होता है, बेसिक और मेथड एग्जाम और स्पेसिफिक एग्जाम लेवल 3 का भी होता है, वो भी हमने पूरे डेप्थ में डिस्कस किया। और ऑलरेडी हमने ये भी डिस्कस किया कि सर्टिफिकेट जो है वो कैसा आता है लेवल 1 और लेवल 2 का, उसके बारे में भी। उसका नियर विजन हमने देखा कि नियर विजन है वो कैसा होना चाहिए, आपको जिगलर चार्ट जो है वो कैसा होना चाहिए। और ये हमारा इशिहारा चार्ट है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए। आप सब लोग यहाँ पे जब आए थे तब मैंने भी आपका ये टेस्ट लिया था कलर ब्लाइंडनेस का। तो क्यों लिया था उसके रीजन जो है वो भी हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कस किया। ऐसा करते करते अभी हम लोग पहुंचे हैं लास्ट चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है डिसकंटिन्यूटी देन देयर ओरिजिन एंड टाइप। अभी डिसकंटिन्यूटी का तो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन देयर ओरिजिन इसका मतलब उसका बर्थ प्लेस, वो कहां से पैदा होता है, डिसकंटिन्यूटी आता क्यों है उसको समझना पड़ेगा और उसके टाइप्स को समझना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूटी के टाइप के बारे में। तो ये हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम माय फ्रेंड, माई सेल्फ विशाल धामेलिया। मैं आपका सभी का वेल्डिंग नॉलेज में स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम है वेल्डिंग नॉलेज। आप सर्च मारेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आपको बहुत सारे चैप्टर वहां से मिल जाएंगे। आप वहां से एक्सेस करके आपकी जो रोजिंदा लाइफ है, फैब्रिकेशन है, इंडस्ट्री है, शटडाउन है, उसमें आप वो नॉलेज को यूज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है, वेल्डिंग नॉलेज के। बाकी यहाँ पे हमारा जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका नाम है वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विसेज। हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी, कोई भी एग्जाम हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस करेंगे हम लोग। कभी कभी जो बैचेज होती है हमारे वहाँ पे, बैचेज में भी बहुत सारे लोग आते हैं, रहने का भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लाइट बिल भी आपको देना नहीं है, गैस बिल भी आपको देना नहीं है, गद्दा भी, सोने का गद्दा भी हम लोग देंगे, आपको कोई फीस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसके हिसाब से काम कर रहे हैं, जोर से बोलो, किससे काम कर रहे हैं? हमारा देश का नाम खराब नहीं करना है। कोई भी कंट्री में आप जाओ तो हमारा देश का नाम खराब नहीं करना है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो स्किल इंडिया मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा कोई फीस नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, खाने का फीस है, ठीक है, खाना वगैरह जो आपको लेना है वो, वरना कुछ लोग बोलेंगे मुझे ये चाहिए खाना, ये चाहिए, तो खाना का हमारे स्कोप में नहीं, ओनली फूड जो है वही आपके स्कोप में है, ठीक है। मेंटेनेंस को खराब नहीं करने का, ठीक है, बोर्डिंग का, ओके। यहाँ पे दीपेश पटेल का नंबर है। जिन लोगों को लेवल 2 या लेवल 3 करना है या तो लेवल 2 का जो सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना है वो दीपेश पटेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर है विशाल धामेलिया, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी आपको टेक्निकल डाउट हो एएसएमई कोड रिलेटेड तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वेल्डिंग रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं, और एनडीटी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, डिसकंटिन्यूटी, देयर ओरिजिन एंड टाइप्स। पहले तो ये चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दैट कैन बी इवैल्यूएटेड विद अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट मेथड हम जब करने जाते हैं, यूटी करने जाते हैं, तब हम लोगों को ये ध्यान रखना है कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, क्रैक कैसा आता है और हमको कैसे दिखाता है मशीन में, पोरोसिटी कैसे आता है, लेको फ्यूजन कैसे आता है, लेको पेनेट्रेशन कैसे दिखता है। लेकिन ये लेको फ्यूजन, लेको पेनेट्रेशन है क्या वो तो हमको समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज हमको आज समझना है, ठीक है। देखो जनरली हम लोग 3 डिवाइडेशन करते हैं डिसकंटिन्यूटी के टाइप को, 3
3 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहां पे लिखा है ना, डिसकंटिन्यूटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल कैटेगरी। पहला है इनहरेंट, तो ये सब चीज में पढ़ेगा नहीं, आपको खाली समझ लेना है। पहला है इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी मतलब जब मटेरियल पैदा होता है, मटेरियल जब बनता है, मटेरियल जब बर्थ होता है, उस टाइम पे जो भी डिसकंटिन्यूटी आता है उसको बोलते हैं इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। अभी आप बोलेंगे मटेरियल कैसे अरे भाई ये मटेरियल सीधा ऐसे नहीं बन जाता है, ये मटेरियल सीधा ऐसा नहीं फोर्जिंग हो जाता है या कास्टिंग हो जाता है या जो भी है। हाँ चलो आ गया, टेंसाइल टेस्ट का पीस है, उसको काट देते हैं सीधा खींच के, ऐसा नहीं होता है। पहले आपका जनरली मटेरियल को बनाना तो पड़ेगा, ये मटेरियल तो बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये मटेरियल बनाने के टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है उसको इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके, अभी इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी है आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन द मटेरियल इज मोल्टेन। तो मटेरियल मोल्टेन मतलब मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे एक है फिगर में दिखाता हूँ। ये देखो मटेरियल मोल्टिंग हो रहा है, देखा यहाँ पे ये घुसा रहा है, क्या घुसा रहा है, मेटल को। फिर यहाँ पे बीबा होगा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, छाछा, क्या बोलते हैं, छाछा और बीबा जो भी है, इसके अंदर डालेंगे तो इसका जैसा शेप रहेगा वो इसमें थीज के सॉलिडिफिकेशन होके वो उसका शेप कवर कर लेगा। तो ऐसे ही प्लेट को भी बनाया जाता है। प्लेट का एक बड़ा सा छांसा होता है, उसके अंदर प्लेट डालो बीम से, तो बीम का उसके अंदर प्लेट बीम का वो मटेरियल जैसा रहेगा तो वैसा डालो तो वैसा बन जाएगा मटेरियल। तो वैसे हम लोग को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मिलेगा, स्लेब की तरह मिलेगा, ठीक है। तो वो सब चीज हमको काट के तो जितना यूज करना। अभी मुझे ये बोलो मुझे इतना ही मटेरियल का जरूरत है, तो क्या इतना बड़ा मैं प्लेट लेके आएगा? एक ही प्लेट लेना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसमें से मुझे ये छोटा टुकड़ा और काटना है। तो उस टाइम पे जब आप कटिंग करते हैं तब कोई डिसकंटिन्यूटी मिलता है, तब उसको बोलते हैं कौन सा डिसकंटिन्यूटी, प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। पहले तो हम इनहरेंट में डिस्कस कर लेते हैं इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी क्या है। इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी में inherent rod discontinuity are related to molting the solidification of the origin ingot before formed into the slab, blooms and billets। अभी slab, blooms, billet क्या है? तो जनरली सबसे पहले मटेरियल मोल्डिंग होता है या मटेरियल का बर्थ होता है तो इतना बड़ा इनगोट में उसको डाला जाता है। क्या करते हैं? इनगोट में डाला जाता है। अभी इनगोट में डाला तो बहुत बड़ा स्लेब वगैरह बन गया, बहुत बड़ा बन गया। अभी इतना सारा तो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो एक छोटा सा प्लेट बनाना है। तो वो ये भी इतना 100 बाय 200 का जो भी है, मुझे एक प्लेट बनाना है, उसके लिए इतना बड़ा का जरूरत नहीं है। तो इसको डिफरेंट टाइप में काटा जाएगा, या तो ब्लूम्स मतलब उससे छोटा पार्ट, या तो फिर आपका यहाँ पे स्लेब, ये स्लेब में, या तो फिर आपको यहाँ पे बिलेट में, ठीक है, बिलेट में। ऐसा मतलब छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, वो छोटे छोटे टुकड़े को फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काटा जाएगा। लेकिन ये जब इनगोट बना उस टाइम पे कोई ना कोई डिसकंटिन्यूटी आ गया होगा, आने का चांसेस है कि नहीं है? क्योंकि पोरोसिटी आने का चांस है, क्रैक बनने का चांस है, जो भी है इसमें बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी जनरेट होने का चांस है। उस टाइम पे आप करने जाएंगे तो उसको बोलते हैं इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। कैसा डिसकंटिन्यूटी? इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जोर से बोलना चाहिए भाई, एक कन्याकुमारी तक आवाज आना चाहिए और ऊपर जम्मू कश्मीर तक आवाज आना चाहिए, ठीक है। ओके, इनहरेंट कास्ट डिसकंटिन्यूटी रिलेटेड टू मेल्टिंग। इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी कैसा होगा? मेल्टिंग करेंगे तब, या तो कास्टिंग करेंगे तब, या तो उसका सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट आर्टिकल। देखो अभी मैं आपको कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील की बात करता हूँ। जनरली वो 1200 डिग्री सेल्सियस से लेके 2400 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जब उसको ऐसे डाला जाएगा ना, एकदम लावा जैसा रेड कलर का रहता है ना, उसको जब डाला जाएगा तो इतना टेम्परेचर रहेगा। जैसे ही हम डालेंगे ना उसका टेम्परेचर सडनली फॉल होना स्टार्ट होगा। कैसा होगा? सडनली फॉल होना स्टार्ट होगा। आप देखते रह जाओगे, पलक झपकाओगे तो बहुत सारा उसका टेम्परेचर गिर गया होगा, मतलब कम हो गया होगा। उसको तो एटमॉस्फेरिक से रहने का आदत है ना, एटमॉस्फेरिक से रहने का आदत है, 16 या 35 या 40 डिग्री पे रहने का आदत है, तो वो तुरंत गिरेगा। और वो तुरंत जो गिरता है ना, उसी टाइम पे डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है। वो डिसकंटिन्यूटी को हमको फाइंड करना है, उस डिसकंटिन्यूटी को हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट में दिखाना है कि हाँ यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्रैक आया है, नहीं चलेगा। जैसे ही आपने ट्रांसड्यूसर ऐसे ऐसे हिलाया और पता चला, ये थोड़ा मशीन निकालो तो, ठीक है। ओके, प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटी। अभी देखो आपने यहां पे बना तो दिया है इनगोट, लेकिन ये इनगोट को काटना पड़ेगा। इतना बड़ा इनगोट तो मुझे जरूरत नहीं है, गैस कटिंग से काटेंगे, या तो फिर ये काटने के बाद मुझे छोटे छोटे वेल्डिंग करने हैं, पार्ट करना है, ग्राइंडिंग करना है, मशीनिंग करना है, वो सब चीज तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे डिसकंटिन्यूस गलत मशीनिंग हो गया, चलो
तो वो भी एक डिसकंटिन्यूटी है ना। मशीनिंग का एक स्लॉट से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कट गया तो भी हो सके। ग्राइंडिंग मारने के टाइम पे जब ग्राइंडर है उसने ज़्यादा ग्राइंड कर दिया तो भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांस है। फोर्जिंग करने के टाइम पे हमने उसको ज़्यादातर मारा लेकिन उसके अंदर क्रैक जनरेट हो गया तो वो भी चांस है। उस टाइम पे छोटा छोटा प्रोब निकालो ट्रांसड्यूसर, उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आएगा तो उसको बोलते हैं कौन सा डिसकंटिन्यूटी? प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी आर यूजुअली रिलेटेड टू द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज मशीनिंग करेंगे तब आएगा डिसकंटिन्यूटी, या तो फॉर्मिंग करेंगे तब आएगा। एक्सट्रूडिंग, एक्सट्रूडिंग मतलब खींचना, चिंगम जैसे ऐसे खींचते हैं ना, तो मटेरियल को भी ऐसे जब गर्म रहता है तो हॉट एक्सट्रूडिंग या कोल्ड जो भी है आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको खींचा जाएगा। जब खींचेंगे, मुझे ये बोलो ये है क्या है? इलेक्ट्रोड है, किसका है? ER309L, क्या लिखा है? ER309 का। ये फिलर है, इलेक्ट्रोड तो नहीं है, फिलर है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये बोलो, इतना सारा मुझे ये इलेक्ट्रोड बहुत सारे बनाने हैं तो क्या मैं इसको इनगोट से डायरेक्ट बना लेगा? डायरेक्ट बनेगा? ये नहीं बनेगा। इसके लिए मुझे पहले ब्लूम्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, छोटे पार्ट में कट करना पड़ेगा। ब्लूम्स के बाद मुझे बिलेट्स में कट करना पड़ेगा। बिलेट के बाद मुझे रोड एंड राउंड बार जो भी चाहिए वो मिलेगा। ऐसे ही नहीं बन गया, चलो भाई हाँ चलो हो गया ना, एक काम करो मुझे इलेक्ट्रोड दे दो ताकि ऐसे ही आ जाता है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होंगी। इसमें पहले इनगोट बनेगा, मटेरियल का बर्थ होगा, मटेरियल का बर्थ होने के बाद वो मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा किया जाएगा। और जब छोटा छोटा पार्ट में टुकड़ा करते हैं तो कटिंग करते हैं, गैस कटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? इसको गैस कटिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? छोटे टुकड़े में, या तो दूसरा कोई प्रोसेस से आपको कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद और छोटा टुकड़ा बन गया और छोटा, फिर एक्सट्रूडिंग, फिर लास्ट में आपको ऐसा बिलेट बना तो उसको ऐसा खींचना पड़ेगा। वो मशीन रहता है, ठीक है, हाथ से नहीं खींचा जाता है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचने का, वो गर्म रहता है उस टाइम पे और उसको खींचते हैं तो तभी जाके ये चीज बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज करने के टाइम पे प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी जनरेट होता है। मतलब प्रोसेस में जब प्रोसेस करते हैं ये सब चीज का, कौन सा प्रोसेस? मशीनिंग, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब जोरदार ऊपर से मारना। वो दीपेश पटेल ने थोड़े दिन पहले वो एक वीडियो डाला था ना, एक गरम गरम एक स्लेब जैसा ऐसा निकाला, फिर ऊपर से दब दब करके मार रहा था, गरम गरम लावा जैसा था, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिंग करना। मशीनिंग तो आपको पता ही है, मशीनिंग लेथ मशीनिंग में भी करते हैं, CNC मशीनिंग करते हैं, वो सब चीज एकदम शार्प अच्छा सा कटिंग लेते हैं, तो वो सब चीज। एक्सट्रूडिंग मतलब खींचना, रोलिंग मतलब रोल करना। प्लेट को 2 रोलर से रोल किया जाता है। यहाँ पे मैं रोलर दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे रोलर है, ये क्या है? ये रोलर है, ठीक है। ये रोलर में बीच में से डाला जाता है, इसको खींचा, ऊपर से अगर ज्यादा वेट देंगे तो वो पतला बनेगा, ठीक है। हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग 2 टाइप है, वो उसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूं अभी। लेकिन ऐसा रोलिंग करने के टाइम पे भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांस है। ज्यादा मटेरियल को दबाएंगे तो शायद एकदम पतला हो जाए, शायद वहां पे क्रैक बन जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। शायद लेमिनेशन बड़ा हो जाए, एक पोरोसिटी छोटा था शायद वो बड़ा बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज हमको समझना जरूरी है। ओके, इसके बाद वेल्डिंग। वेल्डिंग तो आपको तो पता ही है, ये सब वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है। हेलो, ओके, ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, इससे यहाँ पे 2 प्लेट है, उसको वेल्डिंग तो मारना पड़ेगा। जब वेल्डिंग मारेंगे तब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आने का चांस है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रोड गीला है, ये इलेक्ट्रोड वेट है, या तो ये इलेक्ट्रोड में पोरोसिटी वगैरह हाइड्रोजन बैठा हुआ है, वो यहाँ से मारेंगे धीरे धीरे तो क्लस्टर पोरोसिटी आने का चांस है। बराबर वेल्डिंग नहीं मारेंगे तो शायद लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनेट्रेशन वो भी आने का चांस है। यहाँ पे दिख रहा है ना, अंडरकट, क्लस्टर पोरोसिटी, ये पीसी मैंने पहले से ऐसा बनाया है, यहाँ पे भी लम्प्स वगैरह बन गए हैं, तो ऐसा चांसेस है। तो इसको बोलते हैं वेल्डिंग मारने के टाइम पे जो भी डिसकंटिन्यूटी आता है उसको प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। हीट ट्रीटिंग, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। कितने टाइप्स की हीट ट्रीटमेंट है? 7 टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। टेम्परिंग, ओस्ट टेम्परिंग, मर टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, पोस्ट वेट हीट ट्रीटमेंट, पोस्ट वेट हीट ट्रीटमेंट, और कौन सा बच गया? हार्डनिंग, और एक लास्ट बच गया, कौन सा? सॉल्यूशन एनिलिन,
ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के अपने अपने हिसाब से, लेकिन जनरली मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी के हिसाब से अगर बोला जाए, अगर माय पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो 7 टाइप्स की हीट ट्रीटमेंट है। वो हीट ट्रीटमेंट में कूलिंग, शॉकिंग, वो सब चीज होता है। जनरली है ना, क्या होता है, मटेरियल को सडनली गर्म किया जाता है। सडनली गर्म करेंगे तो मटेरियल की भी फटेगी ना, प्रॉब्लम होगा ना कि नहीं होगा। तो उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है उसको बोलते हैं प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद प्लेटिंग वगैरह सब करेंगे तो भी डिसकंटिन्यूटी आएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। अभी सर्विस डिसकंटिन्यूटी, भाई मेरा मटेरियल तैयार हो गया है, वेल्डिंग मार के मशीनिंग करके मटेरियल का बर्थ हो गया, उस टाइम पे भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आया, या तो आया है तो ये वो प्रोसेस में पकड़ा जाएगा। अगर नहीं भी पकड़ा गया तो सब ओके है, यहाँ पे भी चिपक गया तो यहाँ पे सर्विस डिसकंटिन्यूटी में जाते हैं। तो जब ये पार्ट सर्विस में जाएगा, सर्विस मतलब अंदर से फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट होगा, गैसेज फ्लो होना स्टार्ट होगा, उसको प्रोटेक्शन वगैरह सब चीज प्रोसेस में जब मटेरियल जाएगा, आपने देखा होगा ना बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है, उसमें से अंदर से कार्बन जाता है, सॉरी अंदर से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब चीज फ्लो, गैस फ्लो होते रहते हैं। कभी कभी सीएनजी जाता है, हमारे घर में भी गैस का सीएनजी का आता है ना, गैस का पाइपलाइन आता है ना, उसमें भी तो इरोड कोरोड होने का चांस है। कैसा इरोड कोरोड होने का चांसेस है, कोरोजन होने का चांसेस है ना। मैं आपको जनरली बोलता हूं ना कि बिगेस्ट मतलब पेंटिंग एंड ब्लास्टिंग जो है उसको हम लोग नंबर 1 पे देते हैं। सबसे ज्यादा पैसा किस में है, पेंटिंग बिगेस्ट में, या तो नेस में या एसएसपीसी में, उसमें सबसे ज्यादा पैसा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे साला उसका तो जरूरत पड़ने ही वाला है, बिगेस्ट वाले का या नेस वाले का या एसएसपीसी वाले का, उसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। सीसी वाला कहाँ पे, जब नया प्रोजेक्ट होगा तो शायद अगर शटडाउन होगा तो शायद छोटा मोटा टुकड़ा मारना है वेल्डिंग, तब एक अलग मैटर है, लेकिन नया प्रोजेक्ट होगा तो ही सीसी वाले का जरूरत पड़ेगा। लेकिन नेस, बिगेस्ट और एसएसपीसी वाला कैसा है, सब जगह पे कोई भी नया प्रोजेक्ट है तो भी उसमें पेंटिंग ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, पुराना प्रोजेक्ट है तो उसमें रस्टिंग हो गया तो भी उसको काम करना पड़ेगा, और नया कोई रनिंग कंडीशन में शटडाउन लिया है तो भी आपको काम करना पड़ेगा। पुराना हो चुका है और वापस उसको कुछ रिपेयर वगैरह सब सेटअप करना है, नया तोड़ के, तो भी किसका जरूरत पड़ेगा, पेंटिंग इंस्पेक्टर का। तो नंबर 1 जो है वो पेंटिंग इंस्पेक्टर का नंबर है, उससे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। और उससे बाद कौन सा पैसा मिलता है, मैं आपको समझाया, एपीआई, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है उसका कोर्सेज है 510, 576, 50, 936, 571, 577, 580, 581, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, वो भी आप करेंगे तो आपको फायदा रहेगा, आपके करियर के लिए फायदा रहेगा। बाकी तो हमें क्या है, हम तो समझा के स्किल इंडिया के तौर पे मैं तो आपको समझा देगा। इसमें सर्विस डिसकंटिन्यूटी ऐसा होता है कि भाई रिलेटेड टू द वेरियस सर्विस कंडीशन ट्रेस जनरेट होता है अंदर से। जनरली मीथेन, इथेन, प्रोपेन जब फ्लो होता रहता है 10 साल के बाद उसमें थोड़ा बहुत थिकनेस कम हो जाता है तो ट्रेस की वजह से वहां से फट जाता है पाइप। ओके, दूसरा या तो फिर कोरोजन होता है, वहां से रस्टिंग का बगल में से पाइपलाइन गया है और वहां से पाइपलाइन गया है लेकिन उसके जस्ट ऊपर या नजदीक में कोई पानी वगैरह ऊपर से चिपक रहा है, त्रुट रहा है, निकल रहा है, ऊपर से हॉल हो गया है, वो पानी इसके ऊपर पड़ रहा है तो यहाँ पे भी रस्टिंग स्टार्ट होगा, तो वैसा कोरोजन होने का चांसेस है, तो उसको बोलते हैं सर्विस डिसकंटिन्यूटी। और फटिग्स भी है, उसको खींचने के बाद वहां पे कोई कंटिन्यूअस लोड लगता है, एक ही मटेरियल है, यहाँ पाइपलाइन है लेकिन इसके ऊपर बार बार लोड लगता रहता है तो भी उसमें क्रैक आने का चांसेस है या तो कोई डिसकंटिन्यूटी पैदा होने का चांसेस है। ओके, और इरोजन तो ऑलरेडी मैंने समझाया है, कोई भी पाइप है, पाइप के अंदर से फ्लूइड जाता रहता है, कंटिन्यूअस फ्लूइड जाता रहता है तो वो फ्लूइड भी अंदर घिसेगा ना, ये पाइप घिसेगा कि नहीं घिसेगा। आप बोलेंगे कि नया क्या उठा बनाया, पानी थोड़ी मटेरियल को घिसता है, लेकिन पानी भी एक जगह पे लॉन्ग टर्म तक जाएगा ना तो वहां पे एक सरेरस जैसा हो जाएगा, वहां पे एक घिसान जैसा हो जाएगा, वहां पे एक लाइन जैसा महसूस होगा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरोजन। तो मटेरियल जो है अंदर से घिसेगा और अंदर से फिर थिकनेस धीरे धीरे कम होगा, फिर उसका थिकनेस समझो 10 mm है और घिसते घिसते 3-4 mm पे आ गया, फिर उसके ऊपर ट्रेस लगेगा तो वो भी क्रैक होने का चांसेस है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है डिसकंटिन्यूटी आने का, आपको पता होना चाहिए। आप यूटी करने जा रहे हैं, वरना साहब मैं तो यूटी का मशीन ऐसे घिस के आ गया, क्या घंटा आपको, अगर आपको डिसकंटिन्यूटी ही पता नहीं है, आपको पता है हाँ कुछ मिला है लेकिन क्या है, स्लेग है, क्या है, क्रैक है, लेको फ्यूजन है, पोरोसिटी है, पिनहोल है क्या, लेकिन आपको साहब कुछ तो मिला है, अरे कुछ तो क्या मिला है,
कुछ तो पता हो ना। तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में इसके लिए मैं आपको वेट दे रहा हूं। ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग है ना इसको 3-3 4-4 बार करो। जो लोग ऑफलाइन वाले हैं उसको तो मैं करवाई दिया, लेकिन ऑनलाइन वाले भी घुमा घुमा के उसको बार बार करो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेनी डिसकंटिन्यूटी देयर आर सबसरफेस विल बी मेड इन ओपन टू द सरफेस ऑफ द मशीनिंग एंड ग्राइंडिंग। अभी देखो यहाँ पे भाई इनगोट है, क्या है ये इनगोट है। इसमें यहाँ पे शायद कोई पोरोसिटी था, क्या था पोरोसिटी, या तो कोई क्रैक था, ठीक है, कोई कुछ भी था। यहाँ पे हमने इसको ऐसा पार्ट किया, क्या किया, ऐसे काट कर दिया, तो थोड़ा इसमें रहा थोड़ा ऊपर रहा तो ओपन हो गया ना। अभी ओपन टू द सरफेस हो गया ना, ये चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया ना। तो मतलब भले ही पहले छुपा हुआ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन उसको मशीनिंग या तो ग्राइंडिंग करेंगे तो शायद वो ओपन टू द सरफेस हो जाएगा। शायद वो डिसकंटिन्यूटी हमको दिखने लगेगा। पहले इसमें दिखेगा, यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी है वो तो दिखेगा नहीं, दिखेगा अंदर है, लेकिन शायद वो उसको कटिंग करने के टाइम पे शायद वो दिख जाए। तो इसको बोलते हैं ओपन सरफेस डिसकंटिन्यूटी जो है सब वो दिखना स्टार्ट होगा, अदर पहले से सब सरफेस में अगर है तो, ठीक है। ओके, इसके बाद रिमेंबर दैट द डिसकंटिन्यूटी आर नॉट नेसेसरी डिफेक्ट। ये याद रखो, डिसकंटिन्यूटी है क्या, ये आपको डिफेक्ट बोलना नहीं है। याद रखो, आप यूटी करने जाओ, पीटी करने जाओ, या तो एमटी करने जाओ, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जाओ, या तो फिर आप डीपीटी करने जाओ, आपको पहले क्या बोलना है, डिसकंटिन्यूटी बोलना है। साहब मेरे को एक डिफेक्ट मिला, ऐसा नहीं बोलने का। आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैंने समझाया है ना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इतने एमएम तक एक्सेप्ट होता है। लीनियर इंडिकेशन किसको बोलते हैं, राउंडेड इंडिकेशन कौन किसको बोलते हैं, वो इंडिकेशन पहले फाइंड करो और लीनियर है कि राउंडेड है। इसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में जाओ, हाँ भाई ये तो रिजेक्ट है, तब जाके रिजेक्ट है तो कौन सा है, क्रैक है या जो भी है वो, पर तब नाम दो उसको, लेकिन पहले क्या बोलना है आपको, डिसकंटिन्यूटी बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडिकेशन दैट इज फाउंड इन इंस्पेक्टर इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू अंटिल इट इज द आइडेंटिफाई इवैल्यूएशन एंड इफेक्ट ऑफ द सर्विस ऑफ द पार्ट। जब तक आपको डिफेक्ट नहीं बोलना है, जब तक वो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक्सेप्ट है या तो रिजेक्ट है। एक्सेप्ट है तो डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन रिजेक्ट है तो फिर उसका नामकरण करना है, ठीक है, फोइबा जैसा। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, अभी इसमें मुझे ज्यादा पढ़ने का नहीं है। यहाँ से स्लेब कट होता है छोटा छोटे टुकड़े में, इसके बाद है प्लेट बनता है। प्लेट आप बोलते हैं ना प्लेट कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पे ये इनगोट में से पहले बड़ा सा एक बनेगा, इनगोट में से बड़ा सा मटेरियल का बर्थ होगा। बर्थ होने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में उसको काटा जाएगा, जो चाहिए वो मिलेगा। अदरवाइज किसी को ब्लूम्स में से किसी को आई सेक्शन बनाए, टी सेक्शन बनाए, चैनल बीम बनना है, या तो कॉर्नर सेक्शन या रेल पार्ट बनाना है, स्पेशल रोल पार्ट बनाना है, जो भी है। अदरवाइज आपने देखा होगा ऐसा बहुत सारा कॉइल जो है, प्लेट का कॉइल छोटा छोटा थिकनेस रहेगा, प्लेट का कॉइल। आपने किसी ने ट्रक में देखा है ऐसा जाते हुए? जब हाईवे पे आप निकलते हैं ना बस में, तब ऐसा ट्रक बहुत सारे जाते रहते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा है कि ऊपर से गया? देखा है ना, तब अच्छा है। तो ये जो कॉइल है वो भी पहले कहाँ किस में से बनेगा, इनगोट में से ही आते आते बनेगा, ठीक है। इनगोट में से आया स्लेब, स्लेब में से प्लेट बना, प्लेट में से फिर यहाँ पे ये शीट बना, शीट में से शायद कॉइल बनेगा। अदरवाइज शीट मेटल इंडस्ट्री में इसका यूज होगा, या वेल्डेड पाइप या ट्यूब बनेगा, या फॉइल बनेगा। फॉइल मतलब एकदम पतला सा, ठीक है। फॉइल यहाँ पे नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको फॉइल बताता, ठीक है। फॉइल बनाना है, फिर या तो फिर आपको जो भी है छोटे छोटे टुकड़े में उसको जैसा रिक्वायरमेंट है गास्केट वगैरह में बनाना है, तो उसके हिसाब से पार्ट को अलग अलग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाया है इन लोगों ने, कहां से बनाया है, ब्लूम्स में से। ब्लूम्स में से बाद बिलेट हुआ, बिलेट के बाद इलेक्ट्रोड बनाया है, फिर रोल्ड सीमलेस ट्यूब पाइप वगैरह जो भी चाहिए, बार वगैरह चाहिए, वो सब चीज बनाया है। तो इसमें ज्यादा मुझे पढ़ना नहीं है। या अभी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑब्टेनिंग द डिफरेंट शेप। अभी सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस क्या, सब चीज मोस्टली रोलिंग मिल से ही बनता है, याद रखो। मोस्टली, मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रोलिंग मिल से, जो रोलिंग मिल में जो लोग जाएंगे वो गरम गरम लावा जैसा रहेगा, और वहां से अलग अलग डिफरेंट टाइप का कोई है, यहाँ पे हॉट रोल है या स्लेब है या बिलेट है या ब्लूम्स है, उसको अपने हिसाब से रोल करते करते, जिसको आई सेक्शन चाहिए वो, जिसको रोड जैसा चाहिए वो, जिसको प्लेट वगैरह चाहिए वो, वैसे करके आपको सब चीज जो एंड प्रोडक्ट मिलता है सीधे आपके घर में, जो एंड प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर बहुत कांड होता है, ठीक है, बहुत सारा काम होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी बाय ओरिजिन। मतलब जब जन्म होता है तब कौन सा डिसकंटिन्यूटी आता है। हमने तो समझ में आ गया कि इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी पर मटेरियल का जन्म होता है तब, मटेरियल का बर्थ होता है तब, लेकिन उस टाइम पे क्या क्या डिसकंटिन्यूटी आने का चांस है। नॉन मेटालिक इंक्लूजन। नॉन मेटालिक इंक्लूजन मतलब
समझो कार्बन स्टील का मुझे मोल्डिंग या इनगोट बनाना है। क्या बनाना है? कार्बन स्टील का। अभी मैं उसके ऊपर से लावा गरम गरम है, कार्बन स्टील का डाल रहा हूं, लेकिन पहले से ही भाई साहब वहां पे एल्यूमिनियम का छोटा टुकड़ा पड़ा है, या तो कोई प्लास्टिक का या कचरा या मिट्टी वगैरह पड़ा है। क्या है? मिट्टी वगैरह अरे पूरा साफ नहीं करेंगे। अगर बीबा है, छाछा है, उसको प्रॉपर्ली, छाछा क्या बोलते हैं आप लोग? छाछा, उसको प्रॉपर्ली साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? वहां पे वो भाई साहब चिपक जाएगा, रहेगा, ऊपर से आएगा तो उसमें दब जाएगा, तो उसको बोलते हैं नॉन मेटालिक इंक्लूजन। क्या बोलते हैं? नॉन मेटालिक इंक्लूजन। स्लेग कचरा भी हो सकता है, ऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है। प्रेजेंट इन ओरिजिन इनगोट, प्रेजेंट इन ओरिजिनल इनगोट, पहले ही भाई साहब वो वहां पे अपना कुल्ला टिका के बैठा है। ठीक है, ओके। ब्लो होल्स या पोरोसिटी। ब्लो होल्स पोरोसिटी मतलब जब आप गरम गरम लावा जितना डालेंगे तो उसमें से गैस भी, भाप आएगा ना, गैस आएगा ना, वो गैस को बाहर निकलना था, लेकिन डालने के बाद उसमें भी गैस जनरेट होगा ना, वो गैस को बाहर निकलना है, लेकिन ऊपर से आपने क्या कर दिया है? मिल्क को डाल दिया है, तो वो गैस अंदर ही रह जाएगा, उसको तो बाहर निकलना है, लेकिन वो फिर सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी की वजह से वो जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्लो होल या तो पोरोसिटी। आर फॉर्म्ड इन गैस where the insoluble of the molten metal and entrapped when the porosity molten solidification। जब सॉलिडिफिकेशन जल्दी मैं आपको बोला ना 1200 से 2400 डिग्री, कितना डिग्री? 1200 से 2400 डिग्री सेल्सियस का इतना टेम्परेचर होता है। समझो मैं यहाँ ये इनगोट है, क्या है? इनगोट है। ठीक है, अभी मैंने यहां से डालना स्टार्ट किया। किसको डालना स्टार्ट किया? मेटल को। ऐसा रेड कलर का ही आता है। ठीक है, ऐसा किया, यहां से ऐसे ऐसे बैठना उसने स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसा ऐसा, लेकिन यहाँ पे शायद गैस जनरेट हुआ होगा, वो गैस को बाहर निकलना है, लेकिन यहाँ पे तो सॉलिडिफिकेशन हो चुका है, अभी कैसे बाहर निकल पाएगा? क्या सॉलिडिफिकेशन को तोड़ के फाड़ के बाहर निकलेगा? नहीं निकल पाएगा, वो उसकी भी फटेगी। तो उसी की वजह से वो वहां पे बैठा रहेगा, और नीचे जो है यहाँ पे इतना पोरोसिटी या तो फिर क्रैक वगैरह जब ये छोटे छोटे टुकड़े में यहाँ पे ऐसे ऐसे वो बैठ जाएगा, और उसको बोलते हैं पोरोसिटी या तो ब्लो होल्स। पाइप मतलब यहाँ से ऊपर से मैंने मटेरियल को डाला है, इनगोट किया है, तो यहाँ पे एक ऐसा जैसा डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा, उसको बोलते हैं पाइप। सेग्रेशन आर ओक्यूर व्हेन द distribution of the various element is not uniformly through the ingot। segregation बहुत इंपॉर्टेंट। कंडीशन इज कॉल्ड बेंडिंग इज नॉट यूजली सिग्निफिकेंट। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल मैंने डाला, क्या किया? अभी सेग्रेशन क्या है? ओक्यूर व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। अभी यहाँ पे अच्छे से ऐसे ऐसे बैठना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे ऐसे बैठेगा तो ये जगह रह गया ना, ये जगह रह गया ना, तो उसी की वजह से सेग्रेशन वगैरह डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है। व्हेन द इनगोट इज फर्दर प्रोसेस स्लैब ब्लूम्स एंड बिलेट, उसका वापस फिर प्रोसेस करेंगे। इनगोट का क्या करेंगे प्रोसेस? स्लैब ब्लूम्स एंड बिलेट्स में। यहाँ पे मैंने समझाया ना, ये इनगोट का हम लोग स्लैब बनाएंगे, ब्लूम्स स्लैब या बिलेट बनाएंगे, तो उसका फर्दर प्रोसेस करेंगे। तब उसने क्या लिखा है? When the ingot is further processed into slab, blooms and billet, it is possible to the above discontinuity change the size and shape। पहले क्या था समझो, मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी था, कैसा? 15 mm लॉन्ग में था। क्या हुआ? 15 mm लॉन्ग में। अभी मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया, अभी आधा डिसकंटिन्यूटी शायद इसमें चला गया, आधा बाहर रह गया, तो उसका 15 mm का आधा आधा हो गया ना, तो उसका साइज एंड शेप बदल गया ना। तो ऐसा मैं बोल रहा हूं, जब एक फॉर्म में से दूसरा फॉर्म में आप काम करेंगे तो शायद डिसकंटिन्यूटी कैसा होगा? चेंज हो जाएगा। ऐसा होने का चांस है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है, तो मुझे वापस नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, The discontinuity after rolled and formed is called lamination and stringer or seams depending on the type of the processing and original discontinuity। अभी देखो, जब आप रोल करेंगे, रोलिंग करेंगे, तब क्या होगा? मटेरियल के ऊपर फोर्स आएगा। मैं आपको एक रोलिंग का थोड़ा दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा, इतना बड़ा लेंथ है, कितना है? इतना बड़ा है, लेकिन रोल होने के बाद यहाँ पे बहुत फोर्स आता है। ये रोलर है ना, बहुत फोर्सली काम करते हैं, तब यहाँ पे कितना लेंथ हो गया उसका? पतला हो गया, मतलब पतला ही करना है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी पहले ऐसा इत्तू सा था, ये डिसकंटिन्यूटी इत्तू सा था, ये डिसकंटिन्यूटी इत्तू सा था, लेकिन वो उसको दबा के उसको आगे निकला। तो ये दोनों शायद उसको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ऐसा बोलूं मैं, तो ये 2 और 3 दोनों मिक्स हो गया। देखा आपने? तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंजर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंजर्स।
ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा हो गया, यहाँ पे भी ऐसा हो गया, ये 1 नंबर अकेला वो बड़ा हो गया, पहले छोटा था उसको बड़ा हो गया, ऐसा भी होने का चांस है ना। ऐसा जब आप दबा के उसको रोल करेंगे तब की मैं बात कर रहा हूं, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। हॉट टॉप्स आर यूजली क्रॉप्ड इन मोस्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी बिफोर द इनगोट एंड फर्दर प्रोसेस। हॉट टॉप्स भी आने का चांसेस है। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये मोल्डिंग जो गिरा रहा है उसका दिखाया गया है। समझो यहाँ से मैं गिराया, गिराने के बाद यहाँ पे उसका शेप ही कुछ डेंजर तरह का ऐसा ऐसा कुछ है, समझो। अभी तो ठीक है सीधा दिखाया है मैंने, लेकिन इसका शेप थोड़ा कचरा जैसा है, ऐसा है इसका शेप, कैसा है, ऐसा है। तो यहाँ से भाई साहब ने डाला, यहाँ से आते आते यहाँ पे कितना डिग्री था, 1200 से लेके 2400 में कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा हूं, समझो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बन स्टील की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ पे धीरे धीरे चलते चलते क्या होगा, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, शायद यहाँ पे ऐसा गिरे तो यहाँ से ऐसे धीरे से फिर गिरेगा, और शायद ये गिर भी ना पाए। तो इतना एरिया में अभी फिर और कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने ऐसा पैक कर दिया है वहां पे, ठीक है, उसके अंदर कोई घुस नहीं पाएगा। और शायद यहां से जोर से पहले गिरे तो उसके छोटे छोटे छींटे बन जाएंगे। वो ऐसा है ना, पानी जब हम ऊपर से नीचे डालते हैं तो उसके छींटे बहुत सारे उड़ते हैं ना, तो छींटे उड़ते हैं, तो और छींटा जैसे एरिया कम होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है, छोटा का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, और टेम्परेचर कम हो गया तो सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो गया, सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो गया तो उसको हॉट टीयर, जैसा आंखों में से आंसू कैसे आते हैं वैसा, तो इसका नाम है हॉट टीयर, ऐसा भी समझो आप, ठीक है। ये भी होने का चांसेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉट टीयर लिखा है ना, यहाँ पे हॉट टीयर आने का चांस है। श्रिंकेज कैविटी, श्रिंकेज कैविटी का मतलब आगे मैं समझाता हूँ, माइक्रो श्रिंकेज वगैरह। ओके, हॉट टीयर यहाँ पे भी मैं समझाया है, कुछ हॉट टीयर बन जाएंगे छोटे छोटे, तो वो भी एक है। उसके बाद अभी यहाँ पे श्रिंकेज कैविटी की बात करते हैं। श्रिंकेज कैविटी मतलब मटेरियल को यहाँ से मैंने पूरा प्योर कर दिया, यहाँ से इसमें ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, ये दोनों भर गया। दोनों भरने के बाद फिर क्या होगा, अंदर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। कैसा होगा, सॉलिडिफिकेशन मतलब टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे मटेरियल एक दूसरे से खींचतान स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और वो बॉन्डिंग की वजह से इतना मटेरियल यहाँ से फट जाएगा, क्योंकि मटेरियल ही पहले से ही कम डाला है। तो ऐसा ऐसा खींचतान होता है ना मटेरियल में, आपने देखा है कि नहीं देखा है। जब मदर जो है, आप हम रोटी की बात करते हैं, रोटी जब हम पकाते हैं तब उसको गर्म करते हैं तो कभी कभी बीच में जब फट जाती है, पता है ना, जब ऐसा करने के टाइम पे भी फट जाती है, वो खींचतान हुआ है, उसको सॉलिडिफिकेशन ही कर रहे हैं ना। पहले क्या था, एक एकदम पाउडर फॉर्म था, उसमें पानी डाला, फिर ऐसा घुमाया, फिर रोटी कभी कभी बनाने के टाइम पे फट जाता है ना, तो वही है चीज, नया कुछ नहीं है। फट क्यों गया, क्योंकि इस वाला जो एरिया था उसने भी खींचा नहीं भाई साहब, इसने भी खींचा नहीं, दोनों ने अपना अपना हिसाब से अपना बात खींच लिया, बीच में जगह रह गया, तो उसको बोलते हैं श्रिंकेज कैविटी। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो भाई। ब्लो होल्स तो आपको मैंने समझा ही दिया है, यहां से वो एयर को बाहर निकलना था, लेकिन यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे डालू, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल को मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा पैकिंग सिस्टम पूरा पैक है। अभी यहाँ पे गैस जनरेट हुआ, तो क्या वो गैस ऐसा चलते के बाहर ऐसा निकलेगा, नहीं। वो वहां पे ही चिपक जाएगा, उसको निकलने का जगह ही नहीं मिलेगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। उसी की वजह से इसको बोलते हैं ब्लो होल्स। क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स। तो ये सब चीज आपको समझना है। लेमिनेशन है, अभी प्रोसेस, ये सब चीज जो डिसकंटिन्यूटी था ना, वो इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी था। कौन सा डिसकंटिन्यूटी, मटेरियल जब पैदा होता है, मटेरियल का बर्थ होता है तब की बात। अभी हम बात करते हैं प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी का। तो प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी में आर दोज फाउंड इन प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग और फैब्रिकेशन ऑपरेशन इंक्लूडिंग रोलिंग, या तो फोर्जिंग, या तो वेल्डिंग, या मशीनिंग, ग्राइंडिंग, या हॉट हीट ट्रीटमेंट, जो भी करेंगे उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आएगा उसको कौन सा डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। तो ये लाइन मैंने समझाने के मैं करीबन 10-15 मिनट आपको समझाया, तो इसमें मुझे ज्यादा और डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये एक प्लेट है, क्या है, प्लेट है, ये पूरा क्या है, प्लेट है। प्लेट में कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क्रैक नहीं है, वो लेमिनेशन है, पूरा का पूरा अंदर तक जाएगा वो। और सबसे ज्यादा यूटी का काम, सबसे बेस्ट प्रॉफिट क्या है यूटी में, लेमिनेशन पकड़ने का। क्या पकड़ने का, जनरली यूटी मोस्ट ऑफ लेमिनेशन में ही ज्यादातर यूज होता है, लेमिनेशन पकड़ने में। हाँ, लेको फ्यूजन भी पकड़ने में ज्यादा यूज होता है एक अलग में, लेकिन लेमिनेशन आरटी है, रेडियोग्राफी टेस्ट है, उसका क्या लिमिटेशन है, लेमिनेशन भाई साहब वो नहीं पकड़ सकता है।
क्या नहीं पकड़ सकता है वो? और अल्ट्रासोनिक है हमारा बड़ा घोड़ा, हमारा हॉर्स, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, उससे क्या पकड़ा जाता है? लेमिनेशन पकड़ा जाता है। लेमिनेशन मतलब ऐसा चीर गया है, देखो ये प्लेट दिखाया, देखा आपने, ये पूरा का पूरा एक ही प्लेट है, लेकिन ये बीच में से क्या हो गया है? फट गया है, तो उसी को बोलते हैं लेमिनेशन। क्या बोलते हैं? लेमिनेशन। यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लेट को दिखाया है, यहाँ पे भी इतना फटा है और यहाँ पे भी ऐसा करके फटा है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फटा है, देखा आपने? तो ये सब लेमिनेशन है। यहाँ पे भी देखो ये इसे ऐसा ऐसा फटा है, देखा आपने? ये लेमिनेशन है। लेमिनेशन मतलब चीर जाना। अभी मुझे ये बोलो, ये मेरे पास बुक है, क्या है? ठीक है, ये बुक है, अभी ये एक लेमिनेशन जैसा हो गया, ठीक है, ये लेमिनेशन जैसा हो गया, समझे कि नहीं समझे? ये पूरा का पूरा लेमिनेशन जैसा हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, मुझे इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेमिनेशन आपको पता चल गया है। ओके, अभी ये भी मैंने समझा दिया है। अभी वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं। वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटी बहुत टाइप्स की है। वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे मैं एक टेस्ट पीस है, पता है ना, ये टेस्ट पीस में तो मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ। इसमें पिन होल भी है, क्रैक भी है और अंडरकट भी है, और यही प्लेट में लेको फ्यूजन भी है, लेको पेनेट्रेशन भी है। मैंने ये सब चीज आपको दिखाया है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली मैंने ये दिखाया है, लेकिन जनरली कैसा होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटी, फॉलो द टाइप ऑफ प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी, ये भी एक प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी का ही पार्ट है, क्योंकि प्रोसेस में हम वेल्डिंग मारना वो एक वन ऑफ द प्रोसेस है, राइट? अभी क्या होगा, यहाँ पे स्टार क्रैक, देखो क्रैक्स के अपने हिसाब से बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से पार्ट पाड़ते हैं। क्रैक, स्टार क्रैक, तो इसमें कोई दिखा सकता है स्टार क्रैक कहाँ है? इसमें स्टार क्रैक हमने एम्प्टी में पकड़ा था, किसी को याद है? ये प्लेट में, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे जनरली ये स्टार क्रैक जो है ना, वो वेल्डिंग स्टार्ट में, वेल्डिंग एंड करने में, वेल्डिंग जब स्टार्ट करते हैं आप, जब वेल्डिंग का शुरुआत करते हैं तब स्टार्ट पॉइंट में आता है, या वेल्डिंग क्लोज करते हैं उस टाइम पे आता है, समझे आप? ओ भाई सोने का नहीं, तब ठीक है। ओके, ट्रांसवर्स क्रैक भी आता है, लॉन्जिट्यूडनल क्रैक आता है, ट्रेस क्रैक आता है, चारों साइड से पकड़ा हुआ है, ऐसे खींचेंगे तो मटेरियल में भी, साइड में भी ऐसा होता है, बहुत सारा ट्रेस पड़ता है, उसकी वजह से ट्रेस क्रैक आता है। पोरोसिटी आपको पता है, यहाँ पे दिखाया स्लैग इंक्लूजन है, वो कचरा है। स्लैग इंक्लूजन क्या है? कचरा है। और टंगस्टन इंक्लूजन है, वो जब GTAW वेल्डिंग मारते हैं तो उसमें टंगस्टन होता है आगे ऐसा, और वो टंगस्टन से, ये क्या है, ये SMAW का है, ऐसे ऐसे मारेंगे ना, वो ऐसे में यहाँ पे होल्डर रहेगा, वो सब चीज। लेकिन जब GTAW मारते हैं तब ये प्लेट फिक्स रहेगा। यहाँ से आपको, ये तो पहले से प्लेट मेरा एक हाथ पकड़ नहीं सकता इसके लिए, बाकी ये फिक्स है। ये ऐसा टंगस्टन का एक अलग रोड आता है, फिलर आता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है, उसको नॉन कंज्यूमेबल मतलब उसको जाना नहीं है मटेरियल के अंदर। ये फिलर जो है वो पिघलता जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे वेल्डिंग होता है। GTAW का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, एकदम लंबा चौड़ा, तो आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम पे जो क्रैक आता है, सॉरी कोई इंक्लूजन आता है, वो टंगस्टन इंक्लूजन होता है। लेक ऑफ पेनेट्रेशन, तो इसमें एक लेक ऑफ पेनेट्रेशन है, देखा यहाँ पे लेक ऑफ पेनेट्रेशन, एक पार्ट पेनेट्रेट प्रॉपरली नहीं हुआ है तो इसको लेक ऑफ पेनेट्रेशन बोलते हैं। और लेक ऑफ फ्यूजन भी होता है, अंडरकट भी, अंडरकट तो बहुत सारे हैं, लेक ऑफ फ्यूजन भी बहुत सारे हैं, ठीक है? ओके, बहुत सारे लोग क्रैक का और भी डिवाइडेशन करते हैं। तो पहला है वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटी, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी है, इसके बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी के पार्ट है। पहला क्रैक्स है, क्रैक तो आपने देखा ही होगा, ठीक है? केविटी है, मतलब पोरोसिटी जैसा है, ठीक है, केविटी। उसके बाद सॉलिड इंक्लूजन, सॉलिड इंक्लूजन मतलब टंगस्टन इंक्लूजन, कॉपर इंक्लूजन, ये सब चीज, कचरा कुछ भरा हुआ है तो वो इंक्लूजन हो गया, ये सब चीज, स्लैग इंक्लूजन, वो सब चीज है, ठीक है? उसके बाद लेक ऑफ फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन, लेक ऑफ फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन मतलब प्रॉपरली मटेरियल फ्यूज नहीं हुआ है, ये प्रॉपरली वेल्ड हो, जब आप वेल्ड करते हैं तब ये भी प्रॉपरली पिघलना चाहिए, ये दोनों बेज वाला भी, बेज मेटल है वो भी पिघल के बराबर अंदर घुसना चाहिए। लेकिन कोई एक है ना, टेम्परेचर करंट कम ले लिया है आपने, तो शायद एक बंदा ना पिघले, तीनों पिघलना चाहिए। कौन कौन पिघलना चाहिए? एक इस साइड का बेस मेटल, एक ये बेस मेटल, और एक ये इलेक्ट्रोड, ये तीनों पिघलने चाहिए। लेकिन तीनों में से कोई एक नहीं पिघलेगा, ओ चाचा, तीनों में से कोई एक नहीं पिघलेगा तो क्या होगा? लेक ऑफ फ्यूजन आने का चांसेस है। लेक ऑफ पेनेट्रेशन मतलब जब ये वेल्डिंग मारते हैं तब वेल्डिंग जो है एकदम रूट तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखो ये वेल्डिंग मारा है लेकिन यहाँ रूट तक नहीं पहुंचा है, ले तो ये है, उसको बोलते हैं लेक ऑफ पेनेट्रेशन, ठीक है?
ओके, फिर इनपरफेक्शन, शेप एंड डायमेंशन, तो ये भी एक है, मिसलेनियस इनपरफेक्शन ये भी है। ओके, अभी इंपॉर्टेंट है क्रैक्स का। तो क्रैक के कितने डिवाइडेशन है? क्रैक द इनपरफेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल रैप्चर ऑफ द सॉलिड स्टेट एंड व्हेन मे अराइज द इफेक्ट of the cooling or traces. Crack are more significantly over time the imperfection and geometrical procedure and very large stress concentration of the crack tip and making them the likely cause fracture bla bla bla। बहुत सारा चीज लिखा है, लेकिन आप इतना समझ लो क्रैक जो है कितने टाइप्स के हैं। लॉन्जिट्यूडनल क्रैक मतलब ये मेरा प्लेट है, ठीक है, ऐसा क्रैक आएगा उसको लॉन्जिट्यूडनल, ऐसा क्रैक आएगा ट्रांसवर्स। ये वेल्डिंग ऐसा है ना, यहां पे मैं दिखाया ना ऑलरेडी, यहां पे लॉन्जिट्यूडनल क्रैक मतलब ये मेरा वेल्डिंग है, ठीक है, ये वेल्डिंग की लाइन में कोई भी ऐसा क्रैक आएगा उसको लॉन्जिट्यूडनल क्रैक बोलते हैं। ट्रांसवर्स मतलब ये वेल्डिंग मैंने ऐसे मारा है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्रैक आएगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्रैक। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स क्रैक। रेडियल क्रैक, रेडियल क्रैक अभी मैं आपको बताता हूं। समझो ये मैंने वेल्डिंग, ये पाइप का मैंने मारा है, क्या मारा है? ये पाइप का वेल्डिंग मारा है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऐसे राउंड में क्रैक आया है, यहाँ पे पूरा राउंड में क्रैक आया, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडिएटिंग, या तो क्रैक रेडिएटिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, दूसरे पॉइंट से ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। ओके, क्रैटर क्रैक। क्रैटर क्रैक मतलब जब वेल्डिंग स्टार्ट होता है तब, या तो वेल्डिंग एंड होता है तब आने का चांसेस। ये स्टार क्रैक जैसा ही है, एक ही ब्रांच, एक पॉइंट रहेगा उसका, उसके में से बहुत सारे क्रैक पैदा होंगे, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट होगा, उसी में से बहुत सारे क्रैक ऐसे निकलेंगे ब्रांच जैसे, ठीक है, ऐसा। ओके, लास्ट है ब्रांच क्रैक। ब्रांच क्रैक भी बहुत डेंजर है, और ब्रांच क्रैक ग्रुपिंग ऑफ द कनेक्टिंग द क्रैक और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉमन क्रैक, ये भी एक बहुत डेंजर है। ब्रांच क्रैक है जनरली हेडर, वो सब चीज़ का वेल्डिंग पाइप टू हेडर होता है, और या तो आपका जो ब्रांच कनेक्शन होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रैक आने का चांसेस है। ओके, अभी ये पे एक दो ही पेज बचा है, ठीक है, तब फिनिश करते हैं। फोर्जिंग डिसकंटिन्यूटी। फोर्जिंग डिसकंटिन्यूटी आप जब मारते हैं ना दब 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 जोर से, वो दीपेश ने डाला था ना थोड़े दिन पहले, वो लावा जैसा एक मटेरियल था, उसके ऊपर से ऐसा हाइड्रोलिक ऊपर से दब दब कर रहा था, मार रहा था, उस टाइम पे जोर मारने के टाइम पे भी क्रैक आने का चांस है कि नहीं है? मटेरियल के अंदर मटेरियल फटने का चांस है कि नहीं है? मटेरियल की भी बैंड बच जाएगी। तो ओके, उस टाइम पे भी कोई फोर्जिंग क्रैक आने का चांस है, फोर्जिंग लैप्स आने का चांस है। ओके, यहाँ पे देखो फोर्जिंग लैप्स मैंने दिखाया है, ये प्रॉपरली बीबा प्रॉपर नहीं है, छांसा क्या बोलते हैं आप लोग, ये छांसा प्रॉपर नहीं है। छांसा प्रॉपर नहीं है तो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो प्रॉपरली सेटअप नहीं हुआ है, ये एक साइड ऊपर का एरिया है ना, ऐसे एक साइड भाग गया है, देखा आपने, ये दोनों ऐसा है, ऐसा खोल दिया फिर यहाँ पैक कर दिया, लेकिन पैक करने के टाइम पे ऐसा टेढ़ा थोड़ा हुआ, तो यहाँ पे भी लोचा हुआ, यहाँ पे लोचा हुआ, जब उसको निकाला तब यहाँ पे देखो ऐसा बन गया फोर्जिंग लैप्स। अगर यहाँ आपको देखना है, समझो ऐसा है बीबा या छांसा, ठीक है, उसके अंदर मेटल को आप ढालेंगे, मेटल को ढालेंगे या तो फिर ऊपर से फोर्जिंग वगैरह सब ऐसा करेंगे, तब यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली सेट नहीं हुआ, देखा आपने, वो वहां पे ऐसा सेट कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा छांसे में या तो बीबे में, या तो फिर फोर्जिंग करने के टाइम पे कुछ लोचा हो गया होगा, उसी की वजह से ऐसा फोर्जिंग लैप आने का चांसेस है। ग्राइंडिंग जब करते हैं, जब ग्राइंडिंग ऐसा करते हैं तब हीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ग्राइंडिंग करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो उस टाइम पे भी क्रैक आने का चांस, मटेरियल की भी फटेगी, क्या होगा, फटेगी, और यहाँ पे भी ऐसा क्रैक ऐसा जनरेट होने का, ग्राइंडिंग की वजह से भी क्रैक होने का चांसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो ये सर्विस डिसकंटिन्यूटी के बाद जब मटेरियल सर्विस में जाता है, ये मैंने हुक तो प्रॉपरली बना दिया था, बराबर मैंने फोर्जिंग किया, बराबर मेरा मटेरियल बर्थ भी हुआ था, उस टाइम पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं था, इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटी नहीं था, उसके बाद प्रोसेस किया, उसका मशीनिंग किया, तब भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं था, लेकिन ये सर्विस में जब आया तो सर्विस में उसकी फट गई है, इसको ज्यादा शायद वेट कम वेट उठाना पड़ गया होगा, तो यहां से क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, तो उसी की वजह से भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिला होगा। ये चैप्टर को जितनी बार देख सकते हैं, जनरली एक कॉमन चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है वो कॉमन चैप्टर है, रेडियोग्राफी टेस्ट का भी, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का भी, पेनेट्रेंट टेस्ट का भी, और यूटी का, ठीक है, ये सब का कॉमन चैप्टर है। आप लोगों को ये पूरा सीरीज में मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी आज के बाद हम दूसरा कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।